तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एलपीपी को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस कंडीशन में आपको अनबाउंडेड, इनफिजिबल या ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक मुझे एलपीपी दी हुई है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको जो भी प्रॉब्लम दी होती है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको जो जेड दे रखा है वो काय में होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए। अगर आपका जेड काय में है, मिनिमाइजेशन में है, तो हम पहले क्या करते हैं, नेगेटिव साइन के साथ उसे मैक्सिमाइजेशन में चेंज करते हैं, तब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जेड ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन में दिया है, तो आप इसे एज इट इज उतार दीजिए। तो ये क्या बनेगा आपका, मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2 प्लस x3 प्लस x4। क्लियर है। अब देखिए, दूसरे स्टेप क्या रहता है, जो भी ये कंस्टेंट दे रखे होते हैं आपको इन्हें इक्वल में बदलना रहता है। तो जरा बदलिए, ये होगा आपका x1 प्लस 3x2 प्लस x4 इक्वल टू 4। अब देखिए, मुझे इस साइड को इसके इक्वल बनाना है, जबकि ये साइड इससे क्या है, छोटी है। अगर मुझे इस साइड को इसको बड़ा बनाना है इक्वल करने के लिए, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ऐड कर देती हूँ, माना s1 मैंने ऐड कर दिया। सेम दूसरी इक्वेशन को चेंज कीजिए। दूसरी को चेंज करेंगे तो मिलेगा आपको 2x1 प्लस x2 प्लस s2 इक्वल टू 3। थर्ड में मिलेगा आपको x2 प्लस 4x3 प्लस x4 प्लस s3 इक्वल टू 3। अब देखिए, जो ये आपने वेरिएबल ऐड करे हैं इक्वलिटी के लिए, इन्हें हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। ठीक है, इन वेरिएबल को स्लैक वेरिएबल बोलते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें s से डिनोट किया है। आप चाहें तो किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं या फिर इसी सीरीज को आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे x4 हो गया तो x5 ले लिया, x6 ले लिया, x7 ले लिया। ठीक है, अब देखिए, दूसरा काम क्या होता है आपका, हम सिलेक्ट वेरिएबल तो ऐड करते ही करते हैं, पर कहीं कहीं हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करने पड़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कब आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने की नीड पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करे हैं, पहले हम उनके कॉफिशिएंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो जरा नोट कीजिए, s1 का कॉफिशिएंट क्या है, इक्वेशन 1 में 1, दूसरी इक्वेशन में नहीं है s1 तो 0, तीसरी में भी नहीं है तो 0। s2 पहली इक्वेशन में नहीं है तो 0, दूसरी में है 1, तीसरी में नहीं है तो 0। s3 0, पहली में नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में है तो 1। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपका काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, आपको अब आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने की कोई भी नीड नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सारे कंस्टेंट कैसे दे रखे होंगे, लेस देन में दे रखे होंगे, तो आपको कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आपको सारे क्या मिल जाते हैं, स्लैक वेरिएबल मिल जाते हैं, तो आप वहां पे क्या अप्लाई कर देते हो, सिंपलेक्स मेथड। अगर आपके यहाँ पे क्या ऐड हो जाते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो जाते, तो आपको बिग एम लगाना पड़ता है या फिर क्या लगाना पड़ता है, टू फेस। हम वो भी देखेंगे आगे कैसे अप्लाई करना है। तो अभी हम सिंपलेक्स से क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा सबसे पहले काम होता है, हमें क्या करना पड़ता है, टेबल बनानी पड़ती है। तो टेबल के कॉलम्स देखिए कैसे बनते हैं, एक बार कॉलम को माइंड में एकदम याद कर लीजिए कि कैसे कैसे कॉलम में क्या क्या पुट करना है। सबसे पहले आप पुट करते हैं बी, फिर आप पुट करते हैं सी बी, फिर आप पुट करते हैं एक्स बी। कितने आप पे वेरिएबल है, 1 2 3 4, x1 x2 x3 x4, साथ ही साथ s1 भी है, s2 भी है, s3 भी है, और एक ये वेरिएबल होता है, कॉलम बनता है r का। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बनती है आपकी, जो रहता है cj। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये हर टेबल में आपका बनेगा ही बनेगा, चाहे आप सिंपलेक्स ले लें, टू फेज ले लें, कुछ भी ले लें, ये आपकी बननी ही बननी है। अब इसे भरना कैसे है, देखिए, सबसे पहले देखिए सीजे क्या होता है। सीजे होता है कि जितने भी ये आपके वेरिएबल है ना, इनका जेड के अंदर कॉफिशिएंट। तो जरा देखिए, x1 का जेड के अंदर कॉफिशिएंट क्या है, 2, x2 का जेड के अंदर क्या है, 4, x3 का क्या है, 1, x4 का क्या है, 1, s1 तो है ही नहीं जेड के अंदर, तो 0 0 और 0। अब देखिए, दूसरा काम क्या रहता है, दूसरे काम में आपको ये वाले कॉलम भरने हैं, वेरिएबल्स वाले। तो देखिए, पहले इक्वेशन में x1 का कॉफिशिएंट 1 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 0। क्लियर है कैसे बनना है। दूसरी, अब देखिए x2 के बारे में आइए। तो पहली इक्वेशन में x2 का कॉलम कितना है, 3, दूसरी में 1 है, तीसरी में भी 1 है, तो ये आएगा आपका 3 1 1।
पहली इक्वेशन में x3 का कॉफिशिएंट 0, x3 है ही नहीं, यहाँ पे भी x3 नहीं है तो 0, यहाँ पे x3 4 के साथ आएगा, तो ये बनेगा आपका 0 0 4। x4 का देखिए, पहली इक्वेशन में 1, दूसरी में 0, तीसरी में 1, तो ये बनेगा आपका 1 0 1। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है आपको, यही S1 का भरिए सेम, पहली में 1, इनमें है ही नहीं तो 0, सेम 0 1 0, और ये क्या बन जाएगा आपका 0 0 1। जैसे ही आप ये भर लेते हैं, अब आपको दिखेगा कि कौन से कॉलम आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, S1 वाला, S2 वाला और S3 वाला। तो इन्हीं को आप बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। क्या बोलते हैं इन्हें? बेसिक वेरिएबल। और ये B क्या रहता है, यहाँ पे जो B वाला कॉलम रहता है पहला, वो बेसिक वेरिएबल का ही रहता है। तो आपको बेसिक वेरिएबल पता चल गए क्या है, तो आप उन्हें यहाँ पे भर दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएंगे बेसिक वेरिएबल में आपका S1 S2 S3। सिंप्लेक्स में तो ज़्यादातर यही बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 फेज और बिग एम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसे लेना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रटिएगा मत। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो भी हमने वेरिएबल ऐड करे वही हो जाएंगे, नहीं। कौन से होते हैं? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कॉलम को फॉर्म करते हैं। CB क्या होता है? जैसे CJ क्या था, इनका Z के अंदर कॉफिशिएंट, तो CB क्या होगा, इनका Z के अंदर कॉफिशिएंट। S1 का Z के अंदर कॉफिशिएंट क्या है ही नहीं, तो 0 0 0। ठीक है, कैसे बनना है समझ में आ रहा है। X भी देखिए क्या होगा, 4 3 3। X भी क्या रहता है, जो ये इक्वल टू में आपको दे रखा होता है वो क्या रहता है, X भी। अब आपको कोई डाउट है तो बताइए। देखिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा काम रहता है, अब से हमें क्या करना है, ये टेबल इजीली सॉल्व आप फॉर्म कर लेंगे। अब हमारा कैलकुलेशन वाला काम आता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा कि कौन सा पार्ट कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि पूरा आपका क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। टेबल तो आप बना लेंगे, हर क्वेश्चन के लिए यही काम करना है आपको, ठीक है, बट जो कैलकुलेशन करनी है उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको फॉर्म निकालना पड़ता है जेड का जो बेसिक फॉर्मूला रहता है सिंपल, वो रहता है समीशन ऑफ CB XI। क्या समझ रहे हैं आप इस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले का मतलब होता है CB की मल्टीप्लाई कराइए उसकी XI के साथ, XI के साथ मतलब क्या हुआ, हर एक कॉलम के साथ, X1 के साथ, X2 के साथ, X3 के साथ, और फिर उन्हें क्या करते जाइए, जोड़ते जाइए। जैसे कि अब देखिए कैसे करते हैं इसे, हमें क्या कराना होता है, पैरेलल मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, पैरेलल मल्टीप्लाई समझ रहे हैं, जैसे कि 0 की 1 से पैरेलली, 0 की 2 से, 0 की 0 से। फिर क्या करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करा के आया उनको क्या करते जाना है, आपने ऐड करते जाना है। मतलब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि CB X1 की करा रही हूँ मैं, CB X1 की, तो जरा कराइए, देखिए क्या आएगा। 0 की 1 से होगी 0 × 1, बीच में आएगा प्लस का साइन। फिर 0 की 2 से होगी 0 × 2, बीच में आएगा प्लस का साइन। फिर 0 की 0 से होगी 0 × 0, और बीच में आएगा प्लस का साइन। मतलब मल्टीप्लाई करा के जोड़ना है, फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो लिखना है आपको। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। सेम यहाँ पे कराइए, 0 की 3 से होगी 0, 0 की 1 से होगी 0, 0 की 1 से होगी 0, तीनों को जोड़ देंगे तो 0। क्योंकि ये पूरा कॉलम 0 ही है फिलहाल, तो सब में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 0 0 0 0। तो होप आपको जेड तो समझ में आया होगा कैसे निकालना है, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा रहता है आपको निकालना CJ - ZJ। CJ - ZJ देखिए कैसे निकालते हैं। ये ऊपर CJ है, ये मेरा नीचे ZJ है, तो CJ में से ZJ सिंपल माइनस करना है, तो कीजिए, ये हो जाएगा आपका 2, माइनस करके ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 0, ये आपका 0, और ये आपका क्या आ जाएगा 0। इतना क्लियर है। अब देखिए आपको ZJ मिल गया, आपको CJ - ZJ मिल गया। अब आप कुछ देर के लिए कैलकुलेशन नहीं करना। अब क्या करना है आपको, जो आपको CJ - ZJ मिला है उसमें से सबसे बड़ा नंबर सिलेक्ट करना है। तो सबसे बड़ा क्या है, 4 है, और 4 के कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सा कॉलम आ रहा है, X2 वाला। तो इसका जो X2 आएगा ये क्या करेगा, हमारा एंटर करेगा। मैं बताऊंगी कैसे एंटर करता है, तो आप पहले सीख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर सिलेक्ट करना है, मोस्ट पॉजिटिव, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम लेना है, जो वेरिएबल आएगा उसको एंटर कराना है। ठीक है, ये कहाँ पे एंटर कराते हैं ये हम बाद में देखेंगे, पर आप इतना समझ लिए एंटर कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मैंने ये कॉलम सिलेक्ट किया है X2 वाला, क्योंकि 4 बड़ा था, अब आपको क्या करना रहता है, XB का इस कॉलम के साथ रेशियो निकालना रहता है। वही पैरेलल रेशियो निकालिए, तो 4 का 3 के साथ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4/3। फिर क्या करेंगे, 3 का किसके साथ, 1 के साथ निकालेंगे, 3 आएगा, 3 का 1 के साथ निकालेंगे, 3 आएगा। यहाँ तक तो कर लेंगे आप। अब आपको क्या करना होता है, आपने जो भी रेशियो निकाला उसमें से आपको सबसे छोटा रेशियो सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, CJ - ZJ हम सबसे बड़ा लेते हैं और रेशियो कैसा लेना है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे, 4/3।
सबसे छोटा आ रहा है, तो आपने इसके कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम सिलेक्ट किया था, अब इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग आप रो सिलेक्ट करेंगे। तो कौन सी वेरिएबल आ रहा है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग? S1। तो अब आपको S1 को इस यहाँ से हटाना है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। S1 को मैंने हटाना है और इसकी जगह मेरा क्या आ जाएगा? X2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि कौन सा वेरिएबल हटेगा और कौन सा वेरिएबल एंटर करेगा। अब क्या करना होता है आपको? अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि देखिए ये कॉलम यहाँ से ऐसे गया और ये रो यहाँ से ऐसे गई, तो ये कहाँ काटेंगे आपस में? 3 पे कट करेंगे। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो 3 कॉमन आएगा सब में, दोनों में। तो 3 को हम बोलते हैं अपना की एलिमेंट। 3 होता है हमारा की एलिमेंट। अब आपको क्या करना होता है, जो आपको अगली टेबल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको इस 3 को क्या करना पड़ता है? 1 बनाना पड़ता है। यानी कि की एलिमेंट को आपको हमेशा क्या लेना है? 1 लेना है। फिर दूसरी चीज क्या करनी होती है आपको, कि जो भी इस की एलिमेंट के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट होते हैं उन्हें आपने क्या लेना होता है? 0 लेना होता है। तो समझ में आया आपको? अब दूसरा क्या काम करना है? की एलिमेंट को 1 बनाना है और उसके ऊपर नीचे वाली टर्म्स को क्या बनाना है? 0। ध्यान दीजिएगा, इन टर्म को जब आप 0 बनाएंगे तो केवल आप की एलिमेंट वाली रो का ही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने दोनों को आपस में घटा दिया तो 0 आ गया, काम हो गया, नहीं। केवल आपको इस रो की हेल्प से इन्हें क्या बनाना होता है? 0 बनाना होता है। तो देखिए टेबल 2 बनाते हैं अब हम। सबसे पहले हमने वही टेबल 2 बनाने के लिए एंट्री फिल कर ली। ये हो गया आपका B, ये आपका CB, ये XB, वही सब जो हमने बनाना था, ये तो आपको बनाना ही है। अब देखिए टेबल 2 की फॉर्मेशन कैसे होती है। आपने क्या करा था टेबल 1 में? आपको क्या पता चला था? टेबल 1 में आपको पता चला था S1 हटेगा और उसकी जगह X2 आएगा। तो वही काम कीजिए। B में क्या हो रहा था? B में X1 हट रहा था ना, तो X1 को हटा दीजिए, S1 को, और उसकी जगह X2 ले लीजिए, तो यहाँ पे आएगा X2। और क्या हो रहा था? S2 S3 एज इट इज थे, तो यहाँ पे S2 एज इट इज आ जाएगा और S3 एज इट इज आ जाएगा। अब आप ध्यान कीजिए CB क्या होता था? CB इनका Z में कोफिशिएंट होता था, तो X2 का Z में कोफिशिएंट क्या है? 4, S2 का क्या है? 0 और S3 का क्या है? 0। ठीक है, यहाँ तक आपने रुक जाना। इसके आगे अब जो भी काम होगा वो सारा की एलिमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। की एलिमेंट हमारा क्या था? 3 था। मैंने आपको क्या कहा था? आपको इसे क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो आपको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी रो में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये 1 बनेगा। तो अब आप क्या कीजिए? पूरी की पूरी रो में 3 से डिवाइड कीजिए। तो जब आप पूरी रो में 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार देख लीजिए क्या आएगा। यहाँ 4/3, यहाँ 1/3, यहाँ 3/3, यानी कि 1, 0/3, 1/3, 1/3। तो यहाँ पे मैं एंट्री भर दूं तो ये मेरी क्या आ गई? फर्स्ट रो आ गई। ठीक है, क्या करा मैंने? सिंपल वही 3 से डिवाइड करा, 4/3, 1/3, 3/3 एंड सो ऑन। अब दूसरा काम क्या बताया था आपको कि की एलिमेंट के जो भी ऊपर या नीचे एलिमेंट हो उन्हें 0 बनाना है ना, यानी कि मुझे इसे भी 0 बनाना है और इसे भी 0 बनाना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? या तो इस रो की हेल्प से बनाना है, या फिर ये भी की एलिमेंट वाली रो है, इस रो की हेल्प से। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? X2 के पास 1 है और यहाँ पे X2 के पास क्या है? 1 है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दूं, किसको? देखिए ध्यान दीजिएगा, मुझे इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से डायरेक्ट क्या कर दूं? इसे माइनस कर दूं तो ये 0 बन जाएगा ना, 1 - 1 0। तो वही काम करना है आपको, माइनस कीजिएगा। 4/3 में 3 में से आपको क्या माइनस करना है? 4/3। तो 3 में से 4/3 गए तो कितना बचा आपके पास? यहाँ पे आएगा आपके पास 5/3। ठीक है, अब देखिए दूसरा एलिमेंट क्या है? 2 में से क्या घटाएंगे? 1/3। तो 2 में से 1/3 गए, कितना आएगा? 2 3 = 6, ये आएगा आपका 5/3। फिर देखिए 1 1 मिल गया ना आपको 0, तो ये क्या आएगा आपका? 0। फिर देखिए 0 में से क्या गया? 0, तो ये आपका क्या आएगा? 0। फिर देखिए 0 में से क्या आ गया? 1/3 माइनस का 1/3। फिर से देखिए 0 में से क्या आ गया? 1/3 माइनस का 1/3। इधर देखिएगा अब क्या आएगा आपका? 1 में से 0 गया 1 और आपका 0 में से 0 गया 0। तो ये आपकी क्या हो गई? सेकंड रो। तो इस तरीके से आपकी क्या हो गई? सेकंड रो फॉर्म हो गई। ठीक है, मुझे की एलिमेंट के नीचे क्या मिल गया? 0। अब देखिए थर्ड रो ये वाली थी मेरी, S3 वाली थर्ड रो थी, मुझे इसके नीचे भी क्या चाहिए? यहाँ पे 0 चाहिए। तो फिर से आप वही काम करेंगे, क्या कीजिए? पहली वाली रो के थ्रू ही तो बनाना है आपको, तो इस रो को इसमें से कीजिए माइनस। तो जरा कीजिए, 3 में से आपका क्या गया? 4/3 गया। तो 3 में से 4/3 गया, आपको वही मिलेगा 5/3। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा आपका? इस तरीके से रखिए इसको, 1/3, 0 में से 1/3 गया तो आपको मिलेगा माइनस का 1/3।
फिर क्या होगा आपका 1 में से 1 गया, मिल गया आपको 0, ठीक है। फिर क्या रहेगा आपका 4 में से 0 गया तो आपको मिला 4, फिर आपका 1 में से 1/3 गया तो आपको मिला 2/3, फिर आपका 0 में से 1/3 गया तो आपको मिला माइनस का 1/3, आपको 0 में से 0 गया आपको मिला 0, और आपका 1 में से 0 गया आपको मिल गया 1। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे रो करनी है। अब देखिए पूरा मैं आपको क्वेश्चन खोल के दे रही थी। पहली टेबल में आपको 3 की एलिमेंट मिला था और x2 की रो में, और उसके नीचे वाले 0 बनाने थे। तो देखिए हो गया ना, की एलिमेंट को 1 बना दिया, उसके नीचे वाले 0 बना दिए। हमेशा ध्यान रखिएगा की एलिमेंट वाली रो की हेल्प से ही आपको ये काम करना है। अब क्या करना होता है, अब कुछ स्पेशल नहीं है, अब आपको वही स्टेप क्या करते रहना है, रिपीट करना है। वही क्या निकालोगे पहले आप ZJ, तो जरा ZJ निकालिए, क्या आएगा, टेलर मल्टीप्लाई प्लस एडिशन। तो 4 की 1/3 से 4/3, 0 और 0, तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा प्लस करके 4/3। इधर मल्टीप्लाई करके 4 मिलेगा, इधर मल्टीप्लाई करके 0 मिलेगा, इधर मल्टीप्लाई करके फिर से 4/3, इधर भी आपको 4/3, इधर आपको मिला 0 और इधर आपको क्या मिल गया 0। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए हम क्या करते थे, इसके बाद स्टेप याद कीजिए, इसके बाद आप निकालते थे CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ कैलकुलेट कीजिए, 2 माइनस 4/3, तो 3 2 = 6 माइनस 4/3, तो ये आएगा आपका 2/3। 4 माइनस 4 आपका 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 4/3 माइनस का 1/3 हो जाएगा, 0 माइनस का 4/3 माइनस का 4/3 हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 0 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आप क्या करते थे, मोस्ट पॉजिटिव चूज करते थे जो सबसे बड़ा होता था। तो 2 ही पॉजिटिव हैं, 2/3 और 1, तो 2/3 और 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल मिल गया आपको, x1 x3, तो x3 अब आपका क्या करेगा, एंटर करेगा। इसके बाद हम क्या करते थे, जो कॉलम हमारा चूज होता था उसके साथ XB का क्या निकालते थे, रेशियो निकालते थे। तो रेशियो निकालिए, देखिए 4/3 का रेशियो 0 के साथ, तो 0 तो अपॉन में अनडिफाइन होता है, तो इसे आप निकाल ही नहीं सकते। 5/3 का रेशियो 0 के साथ अनडिफाइन है, फिर से 5/3 का रेशियो अब आपको किसके साथ निकालना है, 4 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 20/3। यही मिनिमम हो जाएगा, यही मैक्सिमम, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा हो गया, S3, ये आपका क्या कर जाएगा, रिमूव कर जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कैसे करना है, सेम काम करना होता है, बस एक बार टेबल की कैलकुलेशन रहती है की एलिमेंट के बेस पे। की एलिमेंट आपको यहाँ पे क्या मिला, 4, तो 4 आपका क्या हो गया की एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार हम ये टेबल बनाते कब तक रहेंगे। तो देखिए जब तक आपको सारे CJ माइनस ZJ क्या ना मिल जाए, नेगेटिव ना मिल जाए, तब तक आप टेबल को कंटिन्यू करेंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि तब आपके आगे प्रोसीड करने के लिए कोई मोस्ट पॉजिटिव बचेगा ही नहीं, आप बता ही नहीं पाएंगे ये पॉजिटिव है तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग इसे हटा दीजिए, इसे एंटर कर दीजिए। तो टेबल आपको तब तक बनानी है जब तक आपके CJ माइनस ZJ क्या ना आ जाए, नेगेटिव ना आ जाए, ठीक है। तो अभी आ गए हमारे सारे नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव मिलाना। अब हम इसे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर से देखिए ये क्या हो गया, आपका की एलिमेंट हो गया। तो नेक्स्ट टेबल में आपको इसे क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टेबल फॉर्म करते हैं। तो ये रही मेरी नेक्स्ट टेबल, ठीक है। वही सब मैंने लिख दिया जो आपको हर बार यूज करना है। अब देखिए क्या हुआ था, सेकंड टेबल से हमें क्या पता चला था कि S3 हट रहा है और X3 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए X2 सेम है, S2 सेम है, तो वही लिखिए X2 तो सेम है आपका, S2 भी सेम है। क्या हो रहा था, S3 हट रहा था और उसकी जगह X3 आ रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी बार X3। फिर आप क्या करते थे, इनके किस में कॉफिशिएंट देखते थे, Z में। तो देखिए X2 का Z में कॉफिशिएंट क्या है, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। S2 का क्या है 0 और X3 का क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब आपको ध्यान होगा क्या करते थे कि जो की, यहाँ तक हमारा काम क्या हो गया, अब खत्म। अब सारा काम किस पे बेस्ड रहेगा हमारा, अब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, की एलिमेंट के बेस पे। तो की एलिमेंट मेरा क्या आया था, की एलिमेंट आया था मेरा 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये 1 बनेगा। तो इस रो को 4 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 5/20, ठीक है, सॉरी 5/12, 5/12। फिर से कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/12, माइनस का 1/12। फिर यहाँ पे क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2/3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2/12 आ जाएगा। माइनस के 1/3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1/12 आ जाएगा। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 रहेगा, और 4 और 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4
4 आ जाएगा। देखिए एज इट इज़ यही आ जाएगा सब, यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। 5/12 माइनस का 1/12 0 1 2/12 माइनस का 1/12 और 1/4। अब क्या होता था दूसरा काम कि जो इसके की एलिमेंट वाले के ऊपर वाले 0 बनाने होते थे, तो ऑलरेडी 0 है, तो अब आपको यहाँ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, आप सेम रो को उतार देंगे। तो पहली रो को उतारिए एज इट इज़। पहली रो में क्या था आपका 4/3, ये उतर जाएगा आपका 4/3 1/3 1 0 1/3 1/3 0 0। दूसरा एलिमेंट क्या बना था आपका 5/3, दूसरी रो में 5/3 0 0 माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 1 0। ठीक है, मैंने एज इट इज इसको क्या कर दिया, उतार दिया। तो मेरा काम हो गया कि एलिमेंट वाली 1 मिल गई, ऊपर वाली क्या मिल गई 0। तो अब वही टेबल कंप्लीट हो गई। अब आपको पता ही है कि आपको क्या करना है ना। तो अब आपको क्या निकालना है, ZJ। तो ZJ निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, 4 की मल्टीप्लाई CB की हर कॉलम में कराएंगे ना, तो 4 की 1/3 में कराएंगे 4/3, यहाँ पे 0 आएगा, माइनस का 1/12। जब 1 की माइनस के 1/12 में कराएंगे तो माइनस का 1/12 आएगा। तो 4/3 माइनस का 1/12, तो कितना हो जाएगा आपका 4/3 माइनस 1/12 आपका हो जाएगा 15/12। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइए, 4 की 1 से होगी तो क्या आ जाएगा आपका, सिंपल 4 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 4 की 0 से 0, 4 की 0 से 0, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1। फिर यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, 4 की 1/3 से होगी तो 4/3 और 1 की 2/12 से होगी तो 2/12, तो 4/3 प्लस 2/12 कितना हुआ आपका, तो कितना आएगा आपका ये 18/12। ठीक है, अब फिर से मल्टीप्लाई कराइए, 4/3 हो जाएगा आपका, 4 की 1/3 से कराएंगे 4/3 और 1 की माइनस के 1/12 से, तो ये तो सेम ही बन गया। कितना आ जाएगा 15/12। 4 की 0 से 0, 0 की 1 से 0, 1 की 0 से 0, तो ये आ जाएगा आपका 0। और ये क्या होगा 4 की 0 से 0, 0 की 0 से 0, 1 की 1/4 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता था आपका, आप क्या निकालते थे, CJ माइनस ZJ। जरा CJ माइनस ZJ कैलकुलेट कीजिए। 2 माइनस 15/12 कितना हुआ आपका, 2 माइनस 15/12 हुआ आपका 9/12। ठीक है, फिर देखिए 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 18/12, 12 माइनस 18 माइनस 6/12। ठीक है, 0 माइनस 15/12 माइनस का 15/12, 0 माइनस 0 0 और 0 माइनस 1/4 माइनस का 1/4। तो अभी क्या आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला। ऑप्टिमल मैंने आपको बताया कब मिलेगा, जब ये सारे नेगेटिव आ जाएंगे। तो अभी एक पॉजिटिव मिल रहा है ना, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा कौन सा है, कॉलम ये वाला, तो ये आपका क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। अब आपको पता है क्या करते हैं, हम रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालिए, 4 का किसके साथ निकालेंगे, 1/3 के साथ। ठीक है, फिर 0 का किसके, 4/3 का किसके साथ निकालेंगे, 1/3 के साथ। 5/3 का 5/3 के साथ। और ये तो देखिए पहले इसका निकालिए, 4/3 का 1/3 के साथ कितना आएगा 4, 5/3 का 5/3 के साथ कितना आएगा 1। और ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में भी आप रेशियो नहीं निकालते। ध्यान रखिएगा, 2 कंडीशन में आप रेशियो नहीं निकालेंगे, एक तो 0 आने पर और एक नेगेटिव आने पर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डैश। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, ये वाला मिनिमम है, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, S2 क्या हो जाएगा मेरा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब आपको की एलिमेंट देखना है, तो देखिए ये वाला हटा, ये वाला रो आ गई, और कौन सा कॉलम आ गया, ये वाला। तो कौन सा की एलिमेंट हो जाएगा, 5/3 आपका क्या हो जाएगा, की एलिमेंट। अब आपको पता है ये क्या करना है, नेक्स्ट टेबल बनानी है, इसे 1 करना है और इसके ऊपर नीचे वाले क्या करने हैं, 0 करने हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट टेबल कैसे बनेगी आपकी, तो सारी एंट्री हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हम टेबल पे आ जाते हैं। हमारा x2 एज इट इज है, S2 हट रहा है, उसकी जगह x1 आ रहा है और x3। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 x1 और x3। अब इनकी जेड में कोफिशिएंट बताइए क्या होंगे, x2 का क्या है 4 है, x1 का क्या है 2 है और x3 का क्या है 1 है। तो 4 2 1। ठीक है, अब आपको यहाँ तक कोई काम नहीं करना, अब सारा काम कौन करेगा, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट के बेस पे अब आप क्या बनाएंगे, टेबल। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि की एलिमेंट के बेस पे टेबल कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बना के यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो देखिए ये मेरी क्या बन गई, थर्ड टेबल बन गई। कैसे बनाया, फिर से एक बार आपको मैं रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ मेरा 5/3 की एलिमेंट था, तो मैंने इस पूरी रो में 3/5 से क्या कराई, मल्टीप्लाई कराई। तो आप कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये देखिए, जब आप पूरी रो में 3/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1 होगा, यहाँ पे कराएंगे 1 आएगा, यहाँ पे कराएंगे 0 में तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे कराएंगे 0 में तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे किससे कराई आपने इधर देखिए
3/5 से कराई ना, तो 3 कट गया, अपॉन में 5 आ गया। सेम यहाँ पे और यहाँ पे। फिर मैंने क्या करा था, अब मुझे क्या करना था, इधर देखिए, मुझे क्या करना था, इसके ऊपर नीचे वाले 0 बनाने थे, यानी कि 1/3 को क्या बनाना था, 0। तो मैंने क्या करा, जो ये मेरी मॉडिफाई होके आई, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करा दी और उसको इसमें से घटा दिया। तो आप ऐसे कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई हो रखी है, तो 1/3 माइनस का 4/3, 3/3 यानी कि 1 मिलेगा। फिर यहाँ पे 1/3 है, 1/3 माइनस का 1/3 आपको क्या मिल गया, 0। फिर क्या हुआ होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, 1 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। तो इसी टाइप से कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी ये क्या बन जाएगी, टेबल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, आप क्या निकालते हैं, तो ZJ निकालिए। ZJ कैसे निकालेंगे आप, देखिए डायरेक्ट आपको पता ही है आप ZJ कैसे निकालना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि देखिए इतनी कैलकुलेशन में यहाँ पे करूंगी तो कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्ट लिख देती हूँ, पर बता देती हूँ कैसे निकालना है। वही 4 की 0 से कराएंगे, 2 की 1 से कराएंगे, 1 की 0 से कराएंगे, तो जो भी आएगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। वैसे क्या आएगा, 4 की 0 से कराएंगे 0, 2 की 1 से 2, 1 की 0 से, तो यहाँ पे आएगा आपका 2। ऐसे यहाँ पे 4 की 1 से कराएंगे 4, 0, 0, तो यहाँ पे आएगा आपका 4। यहाँ पे 4 की 0 से 0, 2 की 0 से 0, 1 आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ थोड़ी मल्टीप्लाई कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो देखिए क्या आएगा, 4 की क्या कराएंगे आप, 6/15 से कराएंगे। ठीक है, तो 4 × 6/15 कितना बनेगा, 6 चौक 24/15, 24/15। फिर क्या कराएंगे, 2 की -1/5 से, तो माइनस का 2/5, और क्या बनेगा आपका, 1 की 9/60 थे, तो प्लस का 9/60। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आया ना आपका 24/15 माइनस का 2/5 प्लस का 9/60। तो आप इसका रेशियो लेंगे, 60 आएगा, 15 4 जा तो 24, 96 हो जाएगा। माइनस का 15 5 के 12 टाइम्स से आएगा, तो 12 2 जा 24 हो जाएगा। प्लस का क्या आ जाएगा, 9। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 105 माइनस 24, 81 है ना, 81/60 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 81/16। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, वही पैरेलल मल्टीप्लाई कराएंगे तो 66/60, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 27/60, और यहाँ पे कराएंगे तो आपका क्या आएगा, 1/4। अब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, CJ माइनस ZJ, तो CJ माइनस ZJ निकालिए। देखिए 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 81/60 गए, तो 60 माइनस 81, माइनस का 21/60 आया। 0 में से 66/60 गए तो माइनस का 66/60 आया। 0 में से 27/60 गए तो माइनस का 27/60 आया, और 0 में से 1/4 गए तो माइनस का 1/4 आया। अब देखिए आपका जो CJ माइनस ZJ है, सारे 0 और नेगेटिव आ चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, टेबल को आगे नहीं बनाना, क्योंकि आप आगे बना ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है पॉजिटिव क्या है, किसे एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ऑल CJ माइनस ZJ लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, आपके CJ माइनस ZJ क्या आ चुके हैं, या तो 0 आ चुके हैं या लेस देन 0 आ चुके हैं। तो आपको क्या मिल गया, हेंस दिस इम्प्लाइज द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। आपको क्या मिल गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, वैल्यू कैसे देखते हैं, देखिए वैल्यू कैसे देखिए, टेबल में से जो आपके ये बेसिक वेरिएबल में अब आ चुके होते हैं फाइनल, उन्हीं की वैल्यू मिलती है। तो x2 की, और वैल्यू कैसे मिलती है, xb के अंदर। तो x2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1। x1 की वैल्यू क्या मिल चुकी है आपको, 1, और x3 की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 6/12 यानी कि 1/2। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे x2 इक्वल टू आपको मिला 1, x1 इक्वल टू मिला आपको 1, और x3 इक्वल टू मिला आपको 1/12। पर हमारे पास तो 4 वेरिएबल थे ना, x4 भी था, तो x4 टेबल के अंदर नहीं आया, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है आपकी, 0। तो ये आपको क्या मिल चुका है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और यहाँ से अगर आप z की मैक्सिमम वैल्यू बताना चाहें तो अब आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ z क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू हो जाएगा 2 × x1 था, प्लस 4 × x2 था, प्लस x3 था, प्लस क्या था आपके पास, x4 था। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 4 × 1 प्लस 1/2 और प्लस 0। तो कितना मिला आपको, 6 प्लस 1/2। कितना मिला आपको, 6 दूनी 12 और 1 13/2। यहाँ 1/2 है, सॉरी मैंने ये 1/12 कर दिया, ये 1 क्या है
2 है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको सिंप्लेक्स मेथड कैसे सॉल्व करना है और कब आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा और लास्ट में आपको जेड कैसे निकालना है। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और छोटा सा अगर आपको रिवीजन देखना है, क्विक रिवीजन, तो देखिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। देखिए सिंप्लेक्स मेथड तभी अप्लाई कीजिए जब आपके सारे कंस्टेंट नेगेटिव हो। क्यों, आपको फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना फिर आपको बिग एम लगाना पड़ेगा, ना फिर 2 फेज। फिर वही जेड जे निकालना है। कैसे निकालना है, पैरेलल मल्टीप्लाई करा के की एलिमेंट चूज करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टेबल पे आना है और जब लास्ट में आपके सारे सीजे माइनस जेड जे नेगेटिव आ जाए या 0 आ जाए तो आप क्या कहेंगे, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है। वैल्यू कैसे देखनी है, बेसिक वेरिएबल की एक्स बी में वैल्यूज देखनी है, x2 की 1 1 और 6/12 यानी कि आपकी क्या आ गई है 1/2। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमें कब पता चलेगा कि हमारा सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्यूशन अनबाउंडेड आ रहा है। आपने कभी कभी देखा होगा ना, आप मेथड सॉल्व कर रहे होते हैं, टेबल बना रहे होते हैं और अचानक वो आपको बोल देता है कि भाई सॉल्यूशन तो अनबाउंडेड है। तो वो कैसे चेक करना है, आइए देखते हैं। देखिए मुझे एक प्रॉब्लम दी है LPP, अब मुझे इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी मुझे कुछ नहीं पता इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, अनबाउंडेड आएगा, क्या आएगा। मैं इसे सिंपल सॉल्व करती हूँ। सारे कंस्ट्रेंट मेरे लेस देन में, तो मैं आराम से इसमें क्या कर सकती हूँ, सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर सकती हूँ। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए क्या बनेगी। मैक्सिमाइजेशन में है प्रॉब्लम तो नो चेंज, मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड इक्वल टू 2x1 प्लस x2। ठीक है, दूसरे कंस्टेंट बदलिए, x1 माइनस x2 प्लस s1 इक्वल टू क्या बनेगा मेरा 10 और 2x1 माइनस x2 प्लस s2 इक्वल टू 40। आपको आ गया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, अब क्या बनाते थे हम, टेबल बनाते थे। तो एक और टेबल बनाते, देखिए कैसे बनेगा। देखिए मेरी ये टेबल बनेगी, सिंपल वही काम किया है मैंने। बेसिक वेरिएबल s1 s2 थे, जेड में इनके कोफिशिएंट 0 0 इक्वल टू मुझे 10 और 40 दे रखा है। x1 का कोफिशिएंट पहली में 1 है, दूसरी में 2 है, x2 का -1 है -1 है, s1 का 1 0 0 1। ठीक है, अब मुझे वही काम करना है, सेम, कोई चेंज नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, काम वही करना है आपको। आपको क्या निकालना था, जेड जे निकालना था। तो जेड जे निकालिए, क्योंकि पूरा कॉलम 0 है, मल्टीप्लाई कराएंगे हर जगह से आपको क्या मिल जाएगा 0 0 0 0। दूसरा काम क्या करते थे आप, सीजे माइनस जेड जे निकालते थे। सीजे माइनस जेड जे कीजिए, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब आप क्या करते थे, सीजे माइनस जेड जे में जो सबसे मोस्ट पॉजिटिव होता था उसे चूज करते थे, यानी कि 2। तो 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग वाला वेरिएबल याद है, हम क्या कराते थे, एंटर कराते थे। ठीक है, फिर हमारा ये कॉलम सिलेक्ट होता था और एक्स बी का इसके साथ क्या निकालते थे, रेशियो। तो 10 का 1 के साथ रेशियो निकालेंगे, आपको क्या मिलेगा 10, और 40 का 2 के साथ निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 20। रेशियो कौन सा चूज करते थे आप, मिनिमम वाला। तो ये आपका मिनिमम रेशियो हो गया और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल आपका हट जाएगा, यानी कि x1 एंटर करेगा और s1 हट जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने x1 x2 क्यों लिए, क्योंकि 2 ही वेरिएबल दे रखे थे, x3 x4 दे रखे होते तो टेबल और मेरी उसी तरीके से एक्सटेंड हो जाती। की कॉलम क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 आया है, तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, नो चेंज। आप डायरेक्ट पूरी रो उतार देंगे। तो सेकंड टेबल बनाए, देखिए सेकंड टेबल कैसे बनेगी। देखिए ये मेरी सेकंड टेबल है, पहले मैंने वही सब लिख दिया, उसके बाद सीजे भी। अब मेरा क्या हुआ था, यहाँ पे x1 एंटर हुआ था, s1 हटा था, तो मैंने यहाँ पे x1 को एंटर करा दिया था, s1 को हटा दिया। फिर से x1 का जेड के अंदर कॉफिशिएंट 2 था, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, s2 का 0 था। देखिए यहाँ पे मेरा की एलिमेंट मुझे 1 ही मिला था, तो मैंने सेम रो को एज इट इज उतार दिया, 10 1 -1 1 0, 10 1 -1 1 0। अब मुझे क्या करना होता था, की एलिमेंट का नीचे वाला 0 बनाना होता था ना, तो यहाँ पे 1 है तो क्या कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराइए और इसमें से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 20 आएगा, 40 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर से कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। फिर से कीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे -2 आएगा और -1 में से -2 को करेंगे तो -1 + 2 हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 और 0 में से गया तो -2। यहाँ पे कीजिए 1, यहाँ पे 0 से 2 की मल्टीप्लाई की 0 और 1 में से 0 गया तो आपको कितना आ जाएगा 1। तो ये आपकी क्या बन जाएगी रो। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, फिर से जेड जे निकालेंगे। तो जेड जे निकालिए, क्या आएगा आपका, जेड जे निकालिए। देखिए जेड जे क्या आएगा, 2 की 1 में होगी 2, 0 की 0 में होगी 0, तो 2 आ जाएगा। फिर 2 की -1 में होगी तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर 2 की 1 में होगी, 0 की -2 में होगी तो 2 की 1 में होगी 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0। तो ये आपको क्या मिल गया जेड जे। अब आप क्या कैलकुलेट करते हैं, सी जे माइनस जेड जे। सी जे माइनस जेड जे, देखिए 2 में से 2 गया तो कितना मिला आपको 0, 1 में से 2 गया, 1 + 2 हो जाएगा यानी कि 3,
0 में से 2 गया आपको मिलेगा माइनस का 2 और 0 में से 0 गया आपको क्या मिल गया 0। पॉजिटिव मिल रहा है आपको 3 तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग x2 क्या कर जाएगा एंटर कर जाएगा। अब आप क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे किसका xb के साथ, तो 10 का -1 के साथ मैंने कहा ना नेगेटिव रेशियो आप नहीं निकाल सकते तो डैश कर देंगे। रेशियो के लिए कंडीशन ही यही है कि आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए वेरिएबल का कॉफिशिएंट। फिर 20 का 1 के साथ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यही मैक्सिमम यही मिनिमम हो गया आपका, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग s2 क्या हो जाएगा आपकी बार रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरा ऑप्टिमैलिटी नहीं हुआ ना तो मुझे आगे सॉल्व करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो मैं थर्ड टेबल बनाती हूँ, देखिए थर्ड टेबल कैसे बन रही है। तो ये हो गई मेरी थर्ड टेबल। देखिए फिर से वही कैसे क्या करना है आपको, कैसे फिल करना है। s2 हट रहा था x2 आ रहा था तो क्या हो जाएगा x1 तो एज इट इज है तो यहाँ पे तो रहेगा x1 और इसकी जगह क्या आ गया x2। x1 का z के अंदर कॉफिशिएंट देखिए क्या है 2, x2 का क्या है 1। तो यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब मेरा सारा काम किस पे होगा की एलिमेंट पे। तो मेरा यहाँ पे की एलिमेंट क्या आया था, की एलिमेंट आया था मेरा यहाँ पे -1 है ना। तो -1 को मैं सॉरी +1 आ रहा है ना, की एलिमेंट ये होगा ना इस रो का और इस रो का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा था यहाँ पे, ये मेरा की एलिमेंट आ गया। ये ऑलरेडी 1 है तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं पूरी रो को एज इट इज उतार दूंगी। 20 0 1 -2 1 तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 20 0 1 -2 और 1। इसके ऊपर वाला एलिमेंट मुझे 0 बनाना है ना, इसके ऊपर वाला ऊपर क्या है इसके -1 है, मुझे 0 बनाना है तो दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 20 + 10 30 1 + 0 1 वो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो देखिए क्या बनेगा 30, यहाँ पे मिलेगा मुझे 1 + 0 1, ये मेरा हो गया 0। यहाँ पे क्या मेरा -2 + 1 ये क्या हो गया मेरा -1। इसके अलावा क्या होगा मेरा 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। अब आप क्या करेंगे वही काम, अब आपको क्या निकालना है ZJ निकालना है तो ZJ निकालिए। देखिए वही पैरेलल मल्टीप्लाई कराइए, 2 की 1 से कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको 2, 1 की 0 से 0 तो यहाँ पे हो गया आपका 2, फिर 2 की 0 से 0 1 की 1 से 1, फिर 2 की -1 से कराएंगे तो -2 और 1 की -2 से कराएंगे तो -2। तो यहाँ पे अब आपका आ जाएगा -4। फिर देखिए यहाँ पे कराइए तो 2 की 1 से कराएंगे 2 और 1 की 1 से कराएंगे तो 3 तो यहाँ पे 1 तो यानी कि 3 आ जाएगा। फिर आप क्या कैलकुलेट करते हैं CJ - ZJ तो देखिए 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से -4 गया +4 और 3 में 0 में से 3 गया -3। अभी भी मुझे एक पॉजिटिव मिल रहा है तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग S1 क्या करेगा मेरा एंटर करेगा। अब देखिए अब क्या निकालेंगे आप रेशियो, तो देखिए जरा रेशियो निकालिए 30 का -1 के साथ क्या रेशियो निकाल सकते हो, नहीं क्योंकि नेगेटिव है। 20 का -2 के साथ निकाल सकते हो, नहीं नेगेटिव है। तो अब आपको रेशियो ही नहीं मिल रहा, आपको अभी ऑप्टिमैलिटी सेटिस्फाई नहीं हुई है और आपको रेशियो भी नहीं मिल रहा है तो यानी कि अब आप आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते ना। तो इस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन क्या मिलता है अनबाउंडेड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब आपको रेशियो क्या ना हो, मिल ना पा रहा हो, जैसे नेगेटिव आ गया ना तो आपको उस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या रहेगा अनबाउंडेड। तो और दूसरी चीज हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपका जो रिमूविंग कॉलम है वो जो कॉलम एंटर कर रहा है वेरिएबल उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम की सारी एंट्री नेगेटिव हो जाए तो भी आपका सॉल्यूशन क्या रहता है अनबाउंडेड। बात तो घुमा फिरा के वही है ना, सारी एंट्री नेगेटिव हो गई रेशियो निकलेगा ही नहीं तो सॉल्यूशन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब आएगा आपका, जब आप रेशियो को नहीं निकाल पाएंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा अनबाउंडेड। क्लियर है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल समझ में आया। 2 फेज में आप कर रहे हैं, चाहे 2 फेज कर रहे हैं तो भी आपको अगर ऐसी कंडीशन आ रही है रेशियो वाली तब भी अनबाउंडेड मिलेगा। बिग एम कर रहे हैं, अनबाउंडेड का एक ही सेंस है रेशियो ना मिल पाना यानी कि पूरा कॉलम नेगेटिव हो जाना, क्या दर्शाता है आपका कि सॉल्यूशन क्या है आपका अनबाउंडेड। क्लियर है अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब मिलेगा, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो गया अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक 2 फेज बताती हूँ, 2 फेज कैसे करना है और कब अप्लाई करना है, और दूसरी चीज हम बिग एम को कब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ तक दोनों समझ में आ गए आपको। सिंप्लेक्स में आपकी यही कंडीशन हो सकती है कि आपको क्या मिल जाए अनबाउंडेड सॉल्यूशन, और वो कब मिलता है जब आप रेशियो फाइंड करने में क्या हो निकाल नहीं सकते आप जब रेशियो। ठीक है, देखिए एक हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें वही एलपीपी दी है, इसे सॉल्व करना है तो पहले वही आप क्या करेंगे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जरा कीजिए, मिनिमाइजेशन में है प्रॉब्लम तो पहले आपको काय में बदलना पड़ेगा मैक्सिमाइजेशन में माइनस लेके। तो आप यहाँ पे करेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड स्टार ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इक्वल टू क्या आएगा -z इक्वल टू क्या आ जाएगा -15/2 x1 प्लस का 3x2। ठीक है, फिर से वही कंस्ट्रेंट्स को चेंज कीजिए तो ये बनेगा आपका 3x1 माइनस का x2
माइनस का x3 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 सॉरी इक्वल टू क्या है 3। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे जो आपको ये वाली इक्वेशन क्या है बड़ी है, इससे बड़ी है, तो अब मुझे अगर इसे इस छोटी के बराबर बनाना है तो मुझे इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा ना, तभी तो ये इसमें मतलब ज़्यादा समान है। तो मुझे अगर इसको इसमें इक्वल समान करना है छोटी वाली चीज़ के, तो मुझे इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया S1। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे करूँगी तो देखिए नीचे वाली भी इक्वेशन बड़ी है, तो यहाँ पे भी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो x1 माइनस x2 प्लस x3 और यहाँ पे आपने माइनस कर दिया S2। समझ में आया माइनस कब करना है और प्लस कब करना है। तो मैंने आपको क्या कहा था, हम क्या करते हैं पहले चेक कर लेते हैं कि जो हमने वेरिएबल ऐड करे हैं उनके कोफिशिएंट क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कॉलम को फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए इसका आएगा -1 0, इसका आएगा 0 -1, यानी कि हमें यहाँ पे अभी कुछ और ऐड करने की नीड है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम नहीं मिले। वो तो क्या होते हैं 1 0 0 1 होते हैं ना, कि -1 0 0 -1। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल ऐड करने पड़ते हैं जिसे आप बोलते हो आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि उन्हें आप क्या कर रहे हो अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो आर्टिफिशियल बोलते हैं, इसलिए मैं उन्हें डिनोट कर देती हूँ A1 से और प्लस क्या करती हूँ A2 से। अब मेरी टेबल में जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो जाते हैं तो मुझे चाहिए होता है 2 फेज मेथड या फिर बिग एम मेथड। तो पहले मैं 2 फेज मेथड बताती हूँ इसी में आपको, फिर मैं इसी में आपको क्या बताऊंगी बिग एम मेथड बताऊंगी। तो 2 फेज का मतलब होता है इसमें इस मेथड में आपके पास 2 फेज होते हैं। एक फेज में आप आर्टिफिशियल वेरिएबल की बात करते हैं और दूसरे फेज में आप किसकी बात करेंगे, जो आपने नॉर्मल आपके कंस्ट्रेंट्स है उनको सॉल्व करना है। तो जब आप पहले फेज में होते हैं तो आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल की ही बात करनी पड़ती है। तो आपको एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ता है जो कि पूरा का पूरा किस पे बेस्ड रहता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल पे। तो जरा बनाइए, उसे हम शो करते हैं W से, आप किसी से भी शो कर सकते हैं। तो W बराबर क्या होगा, सारे कोफिशिएंट 0 ले लेने आपने, 0x2 0x3 0s1 0s2। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल वाले थे उन्हें ले लेना है माइनस का A1 और माइनस का A2। ठीक है, तो अब ये आपको नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया है और ये आपके दोनों कंस्टेंट हो गए। इन तीनों को लेके अब आपको क्या करना है, टेबल बनानी है सिंप्लेक्स वाली। तो टेबल तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, सेम प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है टेबल बनाने के लिए। वही काम करेंगे, B CB XB X1 X2 X3 S1 S2 A1 A2 और ये मेरा क्या आ गया, R आ गया। ठीक है, पहले आप वही करिए, क्या करना था, x1 x2 के कोफिशिएंट भरते थे तो भरिए। देखिए x1 का पहली इक्वेशन में कितना है 3, दूसरी में 1, पहली इक्वेशन में x2 का -1 -1 -1 +1 -1 0 0 -1, A1 का कोफिशिएंट 1 0 A2 का 0 है और यहाँ पे 1 हो गया। तो अब आपको पता चल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कॉलम कौन से वेरिएबल बना रहे हैं, A1 और A2। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, बेसिक वेरिएबल। तो B के अंदर कौन आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका A1 और एक आ जाएगा A2। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, फेज 1 चल रहा है ना, फेज 1 में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहता है, W रहता है। तो W के कोफिशिएंट देख लीजिए, A1 का W के अंदर क्या है, कोफिशिएंट -1 है, तो -1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। X भी तो आपका इक्वल में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है और 2। तो यहाँ पे जरा CJ लिख लीजिए एक बार CJ लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका x1 का कोफिशिएंट 0 है, x2 का 0 है, x3 का 0 है, s1 का 0 है, ये भी 0 है, ये -1 है और ये -1 है। ठीक है, ये आपका क्या चल रहा है, फेज 1। फेज 1 तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपके यहाँ से दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव ना हो जाए, तब तक आपको क्या लेना है, फेज 1 लेना है। तो देखिए काम वही करना है, कुछ नया नहीं है। अब आपको निकालना है यहाँ पे ZJ, उसी प्रोसेस से सेम ZJ निकालिए। कैसे निकालते थे, पैरेलल मल्टीप्लाई कराइए, -1 की 3 से होगी -3, -1 की 1 से होगी -1, तो आपको मिलेगा -4। फिर -1 की -1 से +1, -1 की -1 से +1, तो +1 +1 2। फिर -1 की -1 से +1 -1, तो ये हो गया 0, ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका -1। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा, आई होप क्लियर है सबको। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो हमने पहले किया था। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज क्या निकालते थे आप, यहाँ पे ZJ माइनस CJ CJ माइनस ZJ निकालते थे। तो CJ माइनस ZJ कैलकुलेट कर लीजिए, 0 में से 4 गया तो कितना बचेगा, +4 -2 0 -1 और ये -1 में से -1 गया तो 0 और ये गया 0। फिर से वही प्रोसेस है, सेम, कुछ नया नहीं है। मोस्ट पॉजिटिव 4 आ रहा है तो 4 के कॉरिस्पॉन्डिंग x1 क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। ठीक है, और फिर रेशियो कैसे निकालते थे, जो कॉलम सिलेक्ट हुआ उसका XB के साथ, तो 3 का
के साथ रेशियो 1, 2 का 1 के साथ रेशियो 2, तो यहाँ पे रेशियो आ गया 1, यहाँ पे रेशियो आ गया 2। तो रेशियो कौन सा लेना था आपको? मिनिमम रेशियो लेंगे तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग A1 क्या कर जाएगा आपका? रिमूव कर जाएगा। की एलिमेंट क्या मिलेगा आपको? 3। अब क्या होता है इसमें, जैसे हम उसमें नेक्स्ट टेबल में जाते थे ना, एज इट इज जाते थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिस आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करते जाते हैं उसको हम टेबल में से भी हटा देते हैं। टेबल में से भी आप क्या करेंगे? उसको हटा देंगे। तो जो नई टेबल बनेगी वो कैसी बनेगी? देखिए ध्यान दीजिए, B आएगा, CB आएगा, XB आएगा, X1 भी आएगा, X2 भी आएगा, X3 भी आएगा, S1 भी आएगा, S2 भी आएगा। A1 हट गया है तो अब की बार A1 नहीं आएगा, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? A2 आएगा। ठीक है, और R तो आपने निकालना ही है। क्लियर है? कुछ नहीं, बस एक ही स्टेप हम अलग करते हैं कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा रिमूव होता है वहां से हम सिलेक्ट वेरिएबल नहीं हटाते थे ना टेबल में से, पर यहाँ से आप क्या करेंगे? टेबल में से अपना आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए टेबल कैसे बनेगी? A1 हट चुका है, उसकी जगह X1 आ चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा X1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? A2। ठीक है, A2। अभी तक हम किस में? फेज 1 में हैं, क्योंकि हमारे दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव नहीं हुए। अभी A2 है ना, तो फेज 1 का ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन उतारेंगे। तो उतारिए, फेज 1 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? सारे 0 थे, केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉफिशिएंट क्या था? -1। ठीक है, तो X1 का कॉफिशिएंट क्या उतारेंगे यहाँ पे? 0। A2 का क्या उतारेंगे? -1। अब सारा काम किस पे बेस्ड होता है आपका? ऑब्जेक्टिव, की एलिमेंट पे। तो की एलिमेंट क्या था मेरा? यहाँ पे 3 था, मुझे इसे 1 बनाना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बोलिए क्या बनेगा? 1, 1 माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, 0, और A2 का कॉफिशिएंट क्या है? 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ध्यान रखिएगा A1 हट चुका है, अब A1 वाली रो पे आप बात नहीं करेंगे, तो A1 को छुपा लीजिए, कंफ्यूज ना हो ताकि आप। ठीक है, A1 को मैंने हाइड कर दिया इस तरीके से। अब दूसरा क्या काम होता था आपको? की एलिमेंट को 1 बनाना होता था, तो की एलिमेंट को तो 1 बनाना होता था, वो तो आपने बना लिया। उसके ऊपर नीचे वाले 0, यानी कि इसको 0 बनाना है, तो ये 1 है, तो आप क्या कीजिए? इस रो में से ये वाली रो घटा दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा ना। देखिए 2 में से 1 गया तो कितना मिला आपको? 1। 1 में से 1 गया, आपको कितना मिला? 0। -1 में से माइनस का 1/3 गया, तो ये बनेगा आपका -1 प्लस 1/3, यानी कि -3 + 1, माइनस का क्या बनेगा आपका यहाँ पे? 2/3। फिर यहाँ पे करेंगे तो 1 में से 1/3, यानी कि 1 + 1/3 कितना हो गया? ये आपका 4/3। फिर यहाँ पे करेंगे आपका 0 - 1/3, यानी कि कितना मिला आपको? प्लस का 1/3। S2 में देखिए -1 + 0, तो कितना मिलेगा? -1, और फिर 1 - 0 कितना मिलेगा आपको? 1। ठीक है, इतना क्लियर है? अब फिर से वही काम करना है, CJ ही निकालना है आपको, ZJ निकालना है, तो ZJ निकालिए। क्या आएगा? CB के मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 की 1 में 0, -1 की 0 में, तो ये आ जाएगा 0। फिर वही ऊपर वाले तो 0 ही हो रहे हैं, तो -1 की -2/3 में कराएंगे, 2/3 आ जाएगा, माइनस का 4/3 आ जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? माइनस का 1। CJ - ZJ निकालिए। देखिए 0 में से 0 गया 0, 0 में से 2/3 गए, माइनस का 2/3, 0 में से 2/3, हाँ ठीक है, 0 में से 4/3 गए, माइनस के 4/3 गए, प्लस का 4/3, प्लस का 1/3, माइनस का 1, और ये क्या हो गया आपका? 0। ठीक है, अभी भी आपको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है, 2 संख्याएं मिल रही है पॉजिटिव, 4/3 और 1/3। बड़ी कौन सी है? 4/3, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग X3 क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा। सिलेक्टेड कॉलम मिल गया। अब क्या निकालिएगा? रेशियो, तो XB का रेशियो निकालिए। माइनस वाले के साथ तो हमने बताया ना आपको कि रेशियो नहीं निकालते हैं, तो आप रेशियो किसके साथ निकालेंगे? 1 का निकालेंगे 4/3 के साथ, तो कितना आ जाएगा? 3/4। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्टेड रो, तो यानी कि A2 हट गया। अब आपका क्या हो गया? A1 भी हट गया, A2 भी हट गया, तो डायरेक्ट अब आप काय पे आ जाएंगे? फेज 2 पे आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा बच्चे क्या गलती करते हैं, अब जो नई टेबल बनेगी वो किसके लिए बनेगी? वो बनेगी ओरिजिनल वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए। अब वो फेज 2 के लिए नहीं, फेज 1 के लिए नहीं बनेगी, क्योंकि आपने A2 को भी रिमूव कर दिया ना। अब टेबल के अंदर ना A1 आएगा, क्योंकि A2 वाला कॉलम भी हट जाएगा, ना A2 आएगा। अब सारा किस पे बनेगा? ओरिजिनल पे काम होगा आपका। तो देखिए ओरिजिनल में मेरे पास क्या था? वही पहले B तो आएगा, CB भी आएगा, XB भी आएगा, X1 था मेरे पे, X2 था, X3 था, S1 था, S2 था, A1 A2 मेरे क्या हो चुके हैं? रिमूव हो चुके हैं। तो अब जैसे ही मेरे टेबल से A1 A2 रिमूव हो जाएंगे, मैं अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे आ जाऊंगी। तो मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या था मेरा? CJ। क्या था? देखिए ये था माइनस का 15/2 X1 प्लस का 3 X2, तो इसका कॉफिशिएंट माइनस का 15/2 X1
3x2 और इनके कोफिशिएंट क्या होंगे मेरे 0 0 0। अब टेबल आपको इसी के बेस पे, इसी के उस पे बनानी है, ठीक है। बस क्या चेंज कर देना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि अब आप किस में आ चुके हैं, अब आप आ चुके हैं फेज 2 में, क्योंकि आपके पास कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं बचा है। ध्यान रखिएगा ये स्टेप, इस स्टेप में बहुत मिस्टेक होती है। क्या रिमूव हुआ था, A2 रिमूव हुआ था, x3 आया था, तो यहाँ पे मेरे पे बताइए क्या हो जाएगा, x1 तो एज इट इज रहा, A2 रिमूव होके x3 आ गया, तो x1 का CB जेड के अंदर कोफिशिएंट कितना है, -15/2, x3 का है कितना 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब मेरा सारा काम किस पे बेस्ड रहेगा, की एलिमेंट पे। तो अब तो आपको पता ही है कि क्या करना होता है हमें, की एलिमेंट। ठीक है, की एलिमेंट क्या था यहाँ पे हमारे पास, की एलिमेंट ये था हमारा, तो सिंपल आपको पता है इसमें कि उसको क्या बनाना है, आपको 1 बनाना है, फिर आप इसे 1 बनाइएगा, ऊपर वाले को 0 बनाइएगा, तो ये तो आप कर लेंगे। अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मैं डायरेक्ट आपको टेबल बता रही हूँ क्या आएगी। तो ये मेरी क्या बनेगी, टेबल बनेगी, ठीक है। मैंने क्या किया होगा, आप समझ गए होंगे, इसको 1 बनाना था तो -3/2 से क्या कर दिया होगा, पूरे में मल्टीप्लाई करा दिया होगा, फिर 1 आया होगा तो फिर इसमें मैंने क्या किया होगा, 1/3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड कर दिया होगा ताकि ये 0 बन जाए, ठीक है। तो ये मेरी क्या आ गई, टेबल आ गई है। अब देखिए, अब क्या करना था आपको, फिर से वही काम, अब आप पूरे सिंप्लेक्स मेथड पे आ जाइए, डिट्टो वही काम करना है। अब आप क्या निकालेंगे, ZJ निकालेंगे, तो वही निकालिए ZJ, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे तो 0 ही है, तो -15/2, ठीक है, प्लस का 15 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इधर आएगा 0, इधर आएगा आपका 15 और 4 दूनी 8, और इधर आएगा आपका 15 और 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8। CJ - ZJ करिए, तो CJ - ZJ आप करेंगे तो क्या रहेगा, 15/2 में से माइनस के 15/2 में से माइनस का 15/2 गया 0, 3 में से आपका 15/4 गया, तो 4 × 12, तो 12 में से 3 गया, माइनस का 3/4, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 15/8 गया, माइनस का 15/8, माइनस का 15/8। अब आपने क्या पाया कि सारे के सारे नेगेटिव और 0 आ गए, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको क्या मिल चुका है, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है। तो अब आपको आगे प्रोसीड करने की कोई भी नीड नहीं है। तो आपका आंसर बताइए क्या आएगा, x1 आ गया आपका कितना 5/4, x3 कितना आ गया आपका 3/4, यहाँ से x1 आ गया आपका 5/4, x3 आ गया आपका 3/4 और x2 टेबल के अंदर नहीं है, यानी कि x2 आ गया आपका 0। ठीक है, इतना समझ में आया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। तो अब आप z निकाल लीजिए, z क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मिनिमम ऑफ z इक्वल टू कितना था आपका 15/2 x1 प्लस माइनस का 3x2, यही तो था आपका ओरिजिनल फंक्शन z का। 15/2 x1 माइनस का 3x2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 15/2 x1 की वैल्यू कितनी आई आपकी 5/4, इधर ये 0 आ गई, तो आपका z क्या आ गया 15 5 से 75/8, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो देखिए, आप होप सो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 2 फेज मेथड में क्या करना है। 2 फेज मेथड में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप फेज 1 में हो, यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ हो, तो आपको एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन W लेके चलना है। जैसे ही आपका A2 रिमूव हो जाए, यानी कि सारे के सारे रिमूव होने वाले हो, तो आपको नई टेबल पे आ जाना है जो कि फेज 2 की होती है, जिसमें हम अपने ओरिजिनल फंक्शन पे आ जाते हैं। अब देखिए, इसी में एक केस होता है, इसी में पहले आप अनबाउंडेड वाला केस बताइए क्या होगा, वही जब आप R निकालने में असमर्थ हो, यानी कि पूरा का पूरा कॉलम आपका कोई भी क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो, तो आप सीधा बोल देंगे सॉल्यूशन क्या है आपका अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने एग्जाम्पल से किया है। पर कभी कभी क्या होता है, सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे थे, A1 रिमूव हो गया, आपकी ये टेबल बनी, ठीक है। अभी ये सब भूल जाइए कि क्या सिलेक्ट हुआ है, आपकी इस टेबल में ये सारे के सारे क्या आ गए, ये सारे के सारे नेगेटिव आ गए, यानी कि सपोज कीजिए ये भी माइनस हो गया और ये भी आपका माइनस हो गया, सारे के सारे नेगेटिव आ गए, ऑप्टिमैलिटी मिली गई आपको। अब क्या करना है आपको, आप तो कहेंगे आंसर आ गया, ठीक है, पर इस केस में आपका हुआ क्या कि आपके पास टेबल में अभी भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है और आपको ऑप्टिमैलिटी कंडीशन मिल चुकी है। तो इस केस में आप कहते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है वो इनफिजिबल होगा, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल के रिमूव हुए बिना ही आपको क्या मिल गई, ऑप्टिमैलिटी मिल गई, यानी कि
ये भी माइनस हो गया और ये भी आपका माइनस, सारे माइनस हो गए, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, आगे क्वेश्चन को नहीं बढ़ाएंगे। तो इस कंडीशन में आप कहते हैं कि आपका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफिजिबल। तो आपको कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि आप सॉल्व कर रहे हैं, आपकी ऑप्टिमल कंडीशन आ गई पर आपकी टेबल से आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन क्या रहता है, इनफिजिबल। तो आप कर लेंगे अब इनफिजिबल वाला क्वेश्चन। कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल वेरिएबल के प्रेजेंटिंग में आपको ऑप्टिमल कंडीशन मिल जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, इनफिजिबल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर हमें मिल चुका है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही थी, ये मत सोचना कि यहाँ नेगेटिव है, नहीं, मैं आपको बता रही थी कि सपोज यहाँ पे नेगेटिव हो जाते, ये भी ये CJ माइनस ZJ नेगेटिव हो जाते, यानी कि ये भी नेगेटिव आ जाता, ये भी नेगेटिव आ जाता। अब आपकी ऑप्टिमलिटी तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, पर आपकी टेबल के अंदर क्या प्रेजेंट है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो रेशियो निकालने का तो मतलब ही नहीं बनता। आप तो सीधा सीधा क्या कहोगे कि मेरी ऑप्टिमल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, मेरा ये आंसर हो गया। पर ये आंसर नहीं है, इसे गलती से भी आंसर मत लिख के आ जाना कि x1 बराबर 1 और a2 बराबर 1, आंसर नहीं। जब तक आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव नहीं हो जाता तब तक आंसर नहीं मिलेगा। इन केस आर्टिफिशियल रिमूव होने से पहले ही ऑप्टिमलिटी मिल जाती है तो आप कहोगे कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, इनफिजिबल। ऐसे क्वेश्चन बहुत से हैं आपकी बुक्स में जहाँ पे इनफिजिबल सॉल्यूशन आ रहा है, वो तभी आएगा जब ये रिमूव हुए बिना आपका ये हो जाएगा। तो देखिए टू फेज के अंदर आपको तीन चीजें समझ में आ गई होंगी। पहली चीज कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब मिल रहा है आपको, दूसरी चीज अनबाउंडेड वाली तो सब में सेम है, पूरा कॉलम नेगेटिव हो जाए यानी कि रेशियो ना निकाल पाओ तो अनबाउंडेड हो जाएगा। और इनफिजिबल कब होगा, जब आर्टिफिशियल रिमूव हुए बिना ही ऑप्टिमलिटी सेटिस्फाई हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, इनफिजिबल। अब हमारा एक मेथड और रह गया है, बिग एम, लास्ट मेथड है, ठीक है। बिग एम और टू फेज की कंडीशन सेम ही है सारी ना, तो हम बिग एम मेथड देखते हैं। तो हम बिग एम मेथड सीखते हैं। देखिए ये मुझे एक क्या बोलते हैं LPP दी हुई है, मुझे इसे सॉल्व करना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अपने माइंड में बिल्कुल मत रखिएगा कि बिग एम ही कर रहे हैं, आप पहले सीखिए कि बिग एम हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जरा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए, तो ये बनेगा आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ Z इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3। क्लियर। अब आप इसके कंस्टेंट्स को चेंज कीजिए, तो बनेगा x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस S1 इक्वल टू 5 और दूसरे में बनेगा 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 12। देखिए मैंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाया है। इस क्वेश्चन में क्या रहता है, बच्चे सोचते हैं ये नेगेटिव है, इसे तो इक्वल है तो हम सिंप्लेक्स लगा देंगे, ठीक है, जरा लगा दो सिंप्लेक्स आप। पर पहले जरा बताइए क्या ये सिंप्लेक्स लगा सकते हो आप, यहाँ पे देखो जरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, S1 का कोफिशिएंट 1 0, आपको दूसरा कॉलम तो मिल ही नहीं रहा 0 1, तो उस कॉलम को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 0 1 वाला कॉलम नहीं मिल रहा था ना, तो मुझे यहाँ पे 1 होने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा जो ऊपर ना हो, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड कर दिया आर्टिफिशियल A1, ठीक है। तो अब मेरा ये आर्टिफिशियल का क्वेश्चन बन गया है। मैं चाहती तो मैं चाहूँ तो मैं इसे टू फेज से भी कर सकती हूँ, कोई भी इसमें रॉन्ग नहीं मेथड होगा। आप टू फेज लगाना चाहे तो टू फेज भी लगा सकते हैं, पर मुझे पर्सनली बिग एम अच्छा लगता है टू फेज से ज़्यादा, क्योंकि फेज में कंफ्यूजन नहीं रहता। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगी, बिग एम। ध्यान रखिएगा, अगर आपको उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, उसने अगर आपको सिर्फ इतना बोला है कि इस LPP को सॉल्व कीजिए, तो आप पूरी तरीके से आजाद है कि आप टू फेज लगाएंगे या बिग एम। बट अगर मेंशन कर दिया ना सॉल्व बाय बिग एम मेथड, तो फिर आप टू फेज नहीं लगाएंगे। तो अभी से हम बिग एम सीखते हैं। बिग एम क्या होता है, बिग एम में हम क्या करते हैं कि हम जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं उसका कॉफिशिएंट एक m मान लेते हैं। m एक पॉजिटिव नंबर होता है, बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है, तो उसको हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, S1 तो है नहीं तो 0 S1, और जो हम कॉफिशिएंट ऐड करते हैं उसका एक बड़ा सा क्या मान लेते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं उसका बड़ा सा कॉफिशिएंट क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ठीक है। m क्या एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं, टेबल फॉर्म करते हैं। अब बिल्कुल सेम, अब तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल सिंप्लेक्स मेथड पे आ जाओ, डिट्टो वही है। तो वही बनेगा आपका BCB, यहाँ आ जाएगा आपका x1, यहाँ आ जाएगा आपका x2, यहाँ x3, यहाँ S1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका A1, और यहाँ पे आपका रेशियो R, ठीक है। तो टेबल को पहले भरने से पहले क्या लिखते थे आप, CJ लिखते थे, तो CJ लिखिए, पेन का CJ लिखिए, तो यहाँ पे CJ लिखिए। देखिए क्या है, CJ में 2 है, x2 का कोफिशिएंट 1 है, x3 का 1 है, x0 का 0 है, इसका क्या है -m। बेसिक वेरिएबल बताने से पहले क्या करना पड़ता था आपको, इनके कॉलम भरने पड़ते थे। तो x1 का कॉलम भरिए, तो x1 का कॉलम क्या है 1 और 2, x2 का कॉलम क्या है, x2 का पहले 1 है, फिर 3 है, x3 का 2 है, 4 है, S1 का क्या है 1 0, और A1 का क्या है 0 1,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कॉलम कौन सी वेरिएबल बना रहे हैं, S1 और A1, तो आपका S1 और A1 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, बेसिक वेरिएबल। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बेसिक वेरिएबल छांटने में बड़ी आसानी रहने वाली है। अब S1 का Z के अंदर कॉफिशिएंट बताइए 0, A1 का क्या आएगा माइनस का m, x भी इक्वल टू वाली साइड यानी कि 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या काम करना है, सेम। अब आपको कुछ इसमें नया नहीं करना, फिलहाल तो आपको वही काम करना है, जेड जे निकालना है। तो जेड जे निकालिए, इसकी 0 में कराएंगे, इसकी 2 में कराएंगे m की, तो माइनस का 2m, ऐसे ही 0 में कराएंगे, फिर माइनस का 3m, ऊपर वाला तो 0 है तो 0 ही ऐड होता जाएगा, माइनस का 4m, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका माइनस का m। अब आप क्या करते थे, CJ माइनस जेड जे निकालते थे, तो निकालिए 2 माइनस का 2m, तो 2 प्लस 2m, 1 प्लस 3m, 3 प्लस 4m, 1 प्लस 0 1 और माइनस m में से माइनस m गया तो 0। अब देखिए मोस्ट पॉजिटिव चूज करने में यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप इतना ध्यान रखिए कि m एक पॉजिटिव नंबर है जो कि काफी बड़ा है। तो सपोज कीजिए ये वाली संख्या बड़ी होगी, ये वाली कौन सी बड़ी होगी, हमें पता लगाना है। m बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चीज में 2 की मल्टीप्लाई कराई और फिर 2 जोड़ा आपने, ठीक है, फिर आपने क्या कराया 3 की मल्टीप्लाई कराई 1 जोड़ा, और आपने यहाँ पे क्या कराया, सबसे बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कराई और सबसे बड़ी संख्या ही जोड़ी। 4 सबसे बड़ी संख्या है ना, यहाँ 2 से हो रही है, 3 से हो रही है, 4 से हो रही है, तो 4 सबसे बड़ी संख्या है और जोड़ भी क्या रहा है, इसके साथ 4 रहा है, 3 रहा है, बड़ी संख्या जोड़ रही है, तो ये आपका मोस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब कौन सा वेरिएबल ऐड करने वाला है, एंटर करने वाला है x3। जैसे एंटरिंग वेरिएबल मिलता है आप क्या निकालते हैं, रेशियो, तो निकालिए 5 का 2 के साथ रेशियो निकालिए, कितना आएगा आपका 5/2, और 12 का 4 के साथ रेशियो निकालिए, कितना आएगा 3। तो कौन सा मिनिमम है, 5/2 छोटा है, तो आपका यानी कि S1 क्या कर जाएगा, अब आपका रिमूव कर जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है कि एलिमेंट अब आपको क्या मिल जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा की एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं, इसकी सेकंड टेबल पे आते हैं। ठीक है, तो सेकंड टेबल बनाते हैं इसकी, देखिएगा कैसे बनेगी। तो देखिए ये मेरी सेकंड टेबल है, वही बी सी बी एक्स बी पूरा आपने भर लिया जो भरना था। अब देखिए क्या मिला था आपको टेबल 1 से, S1 हट रहा है, x3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x3 और ये क्या रहेगा A1। CB अब आपको पता ही है, देखिए कुछ नया नहीं कर रही हूँ मैं, सेम सिंप्लेक्स वाला काम कर रही हूँ। CB में क्या आएगा, इसका कॉफिशिएंट Z में कितना है 3 है, A1 का कितना है -m है, तो -m आ जाएगा। अब सारा काम किस पे बेस्ड रहता था आपका, की एलिमेंट पे बेस्ड रहता था, तो टेबल अब आराम से भर लेंगे। क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे 1 बनाने के लिए, तो 5/2 होगा ना, इधर 5 है, 5/2 1/2, इधर भी 1/2 आ जाएगा आपका, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1/2 और इधर क्या आ जाएगा आपका 0। अब आपको इसके नीचे 0 बनाना है, तो इधर 2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कराइए और डायरेक्ट घटा दीजिए, तो 5 2 10, 12 में से 10 गए तो कितना बचा 2। ठीक है, ऐसे ही क्या कर रहे थे आप, 2 से मल्टीप्लाई कराए थे ना, 2 1 जा 2 में से 2 गया तो आपका कितना बचा यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 में से 2 गया आपका 1 बचा, 4 में से 4 गया आपका 0 बचा, 0 में से 2 गया आपका तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, और क्या बचा 1 में से 0 गया तो आपका कितना बचा 1। ये आपकी टेबल बन चुकी है। अब आपने वही काम करना है, फिर से क्या करना है, आपको ZJ निकालना है ना, तो ZJ निकालिए। ZJ देखिए क्या आएगा आपकी बार, 3 की 1/2 में होगी और 0 की m में, तो 3/2 आएगा सिंपल, फिर 3 की 1/2 में होगी 3/2 और m की 1 में होगी तो माइनस का m। क्लियर है, फिर से देखिए 3 की 1 में होगी और 0 में होगी तो 0 ही रहेगा m वाला पार्ट, 3 की 1/2 में होगी तो 3/2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या आ जाएगा ये आपका 2m और इधर क्या आ जाएगा माइनस का m। ठीक है, अब आप CJ माइनस ZJ निकालिए, क्या आएगा, तो देखिए 2 में से 3/2 गए तो कितना बच्चा आपका 2 2 जा 4 में से 3 तो आपका बचा 1/2, फिर 1 में से ये पूरा घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m, और 1 में से 3/2 गया तो कितना बचेगा आपका 1 माइनस का 1/2, फिर 3 में से 3 गया 0 में से ये गया आपका तो माइनस का 2m माइनस का 3/2 और माइनस के m में से माइनस का m गया तो 0। अब आपको सिलेक्ट करना है मोस्ट पॉजिटिव क्या होगा, ये तो पॉजिटिव होने का सवाल ही नहीं है, नेगेटिव है। 1/2 बड़ा होगा या m माइनस 1/2, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा था आपको कि m एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो अगर आप किसी बड़ी संख्या में से 1/2 घटा देंगे तो वो 1/2 से तो बड़ी आएगी ना, सिर्फ 500 में से आपने 1/2 घटा दिया तो 49 प्लस हाफ आएगा ना, तो यानी कि 1/2 से तो ग्रेटर होगा, तो ये मोस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x2 क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो अब आप
कर सकते हैं इजीली, वही पुराना काम। 5/2 का 1/2 से रेशियो निकालिए और 2 का किससे निकालेंगे, 1 से निकालेंगे। तो 5/2 का 1/2 से निकालिए, कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का 1 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। मिनिमम कौन सा हुआ 2। और अब ये क्या हो गया आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गया, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है, आपने देखा होगा सिंप्लेक्स की तरह ही है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव होगा आप इसका कॉलम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, और कुछ नया नहीं करना। तो आप नेक्स्ट टेबल में आर्टिफिशियल वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, टेबल बनेगी सेम वैसे ही। वो ढूंढ लीजिए की कॉलम की एलिमेंट क्या है आपका 1 है, तो आपको इस रो को तो एज इट इज ही उतार देना है। ये तो अच्छा हो गया हमारे साथ में कि हमें अब मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। तो जरा बनाइए नेक्स्ट टेबल क्या बनेगी, देखिए। तो देखिए क्या हुआ, मेरा A1 वाला कॉलम हटा दिया, बाकी मैंने सारे कॉलम एज इट इज उतार दिए। मेरा क्या हुआ था इस वाली टेबल में, ध्यान दीजिएगा, मेरा A1 हटा था, X2 आया था, तो मैंने A1 की जगह क्या ले लिया X2। X3 का जेड में कोफिशिएंट 3, X2 का जेड में कोफिशिएंट 1। अब सारा काम किस पे बेस्ड होगा, की एलिमेंट पे। तो आप जल्दी बताइए, देखिए की एलिमेंट ऑलरेडी 1 है तो एज इट इज रो उतार दीजिए, ठीक है, सेम बिल्कुल। 2 0 1 0 -2 1 2 0 1 0 -2, सॉरी 1 वाला तो लेंगे नहीं ना, A1 तो हट चुका है। अब क्या करना था आपको, इसको 0 करने ऊपर वाले को, तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से घटा दीजिए। तो 5/2 माइनस का 2/2 कितना बचा 3/2। क्लियर, फिर से कीजिए 1/2 माइनस 0 तो कितना बचेगा 1/2। 1/2 माइनस का 1/2, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करा रखिए ना, तो 0 बचेगा। फिर से अब आप यहाँ पे देखिए 1 माइनस 0 कितना बचेगा आपके पास 1 बचेगा। और इधर क्या हो गया आपका 1/2 प्लस का 2/2, तो ये आपका पार हो जाएगा यहाँ पे 3/2। अब वही काम करना है आपने, सिंपल सेम रिपीट कीजिए। जेड जे निकाल दीजिए जल्दी से, क्या आएगा देखिए 3/2 आ जाएगा, सिंपल है ना। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9/2 माइनस का 2 कितना हो गया, ये आपका ये हो गया आपका 5/2। अब आप क्या निकालेंगे, CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करेंगे। तो CJ माइनस ZJ कैलकुलेट कर दीजिए, तो क्या होगा 2 माइनस का 3/2। 2 में से आपका 3/2 गया तो कितना बचेगा 2 2 = 4 माइनस 3 1, 2 2 = 4 माइनस 3 1, तो आपका ये बचेगा 1/2, ठीक है। फिर 1 में से 1 गया 0 0 माइनस का 5/2। अभी ऑप्टिमलिटी मिल गई आपको, नहीं मिली ना, एक पॉजिटिव मिल रहा है, तो यानी कि x1 को अब आप क्या कराएंगे एंटर कराएंगे और रेशियो निकालिए xb का इसके साथ। तो 3/2 का 1/2 के साथ रेशियो 3 आएगा, 2 का 0 के साथ कोई रेशियो नहीं आएगा, तो यानी कि अब आपका x3 रिमूव होगा और x1 एंटर करेगा। ऑप्टिमलिटी नहीं मिली ना अभी, ये सारे नेगेटिव नहीं आए ना, तो मुझे आगे भी सॉल्व करना है। तो मैं इसकी पूरी टेबल बना दूं, क्योंकि अब तो आपको पता ही है सेम टेबल बनानी है, वही लेना है आपको B CB XB X1 X2 X3 X1 रेशियो हो गया आपका, X3 हट रहा है X1 आ रहा है, तो यहाँ पे X1 हो जाएगा, यहाँ पे X2 हो जाएगा। X1 का जेड के अंदर कॉफिशिएंट 2 है, X2 का जेड के अंदर कॉफिशिएंट क्या है आपका 1 है, ठीक है। ये अब सारा काम किस पे बेस्ड होगा, की एलिमेंट पे। सॉरी, की एलिमेंट तो हमने सिलेक्ट ही नहीं करा, तो की एलिमेंट क्या था हमारा यहाँ पे 1/2, तो इसे 1 बनाने के लिए पूरे रो में 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये होगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3। नीचे ऑलरेडी 0 है तो कोई काम नहीं करना आपने क्या कर देना है एज इट इज इसको उतार देना है। तो एज इट इज उतार दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे यहाँ पे जेड जे निकालेंगे, तो आप जेड जे निकाल लीजिए। जेड जे क्या आएगा आपके पास 2 ही आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सीधा 1 आ जाएगा, या 2 2 = 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 = 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, ठीक है। CJ माइनस ZJ निकालिए। ZJ तो हमने लिखा ही नहीं जल्दी में, तो यहाँ पे CJ तो लिखा ही नहीं, तो CJ लिख लीजिए। क्या था 2 1 3 0, तो CJ माइनस ZJ कीजिए, तो 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 4 गया आपका आया माइनस का 1, और 0 में से 4 गया आपका आया माइनस का 4। 0 में से 4 गया आपका कितना है। अब आपकी ऑप्टिमलिटी सेटिस्फाई हो गई, सारे के सारे 0 और नेगेटिव मिल रहे हैं, यानी कि आपको सॉल्यूशन मिल गया। अब आपको फर्दर एक्सटेंड करने की कोई भी नीड नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ से आंसर क्या आ गया आपका x1 कितना मिला आपको टेबल से 3, और x2 कितना मिल गया आपको 2। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। इसे जेड में रख के अब आप क्या कर सकते हैं, जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, x3 नहीं है टेबल में, तो x3 कितना आ गया आपका 0। तो बताइए जेड क्या आ जाएगा आपका, जेड क्या था आपका, जेड इक्वल टू था, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू था 2x1 + x2 + 3x3,
ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्या हुआ, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू हो गया आपका 2 × 3 प्लस x2, 2 और प्लस 3 × 0, तो 2 3 = 6 और 2 कितना हो गया 8, आपका क्या आ गया ये आंसर। ठीक है, तो होप आपको बिग एम मेथड समझ में आया होगा। बिग एम तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक स्टेप याद करना है कि जैसे आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका रिमूव हो जाएगा, आपको क्या कर देना है, उसका कॉलम भी हटा देना है। बाकी पूरा सिंपलेक्स है ना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि बिग एम में अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब होगा, तो वही कंडीशन है कि अगर आपको रेशियो क्या आ जाते हैं, नेगेटिव आ रहे हैं सारे, कोई भी रेशियो मिल नहीं रहा तो पूरा कॉलम नेगेटिव आ रहा है, तो सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो जाएगा। वो तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बात आती है कि बिग एम में इनफिजिबल सॉल्यूशन कब मिलेगा। सेम कंडीशन 2 फेज वाली है कि आपका आर्टिफिशियल सपोज करो ये रिमूव नहीं हुआ था, ये आपका रिमूव नहीं हुआ था और आपके सारे के सारे CJ माइनस ZJ कैसे आ गए थे, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव। ऑप्टिमैलिटी तो सेटिस्फाई हो गई, ये सारे कैसे आ रहे हैं, ऑल नेगेटिव आ रहे हैं, बट आपका ये रिमूव नहीं हुआ अभी तक आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो इस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन होता है इनफिजिबल। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने आपका सिंपलेक्स मेथड पढ़ा, 2 फेज पढ़ा, बिग एम पढ़ा, साथ ही साथ हमने ये देखा कि कब आपको अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा, कब इनफिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। तो होप सो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।